Greetings everyone, what's good you people? Welcome to the very first episode of our series Off the Saddle, and we're gonna be in a conversation with a professional road cyclist and a mountain bike rider, Aftab Faridi. He's a known figure in national road cycling. He's had his share of numerous medals. He's had his share of experience and medals in mountain biking as well. What really separates him from an average professional rider or a normal professional rider is that he's covered the whole of India on his bike as a self-supported ride, and he holds the world record for that. We're going to be sitting for a conversation, for a session with him, a very short session, which I feel you're really going to enjoy. It's going to be very informative, and it will be a learning experience for me and as well as you people. So, off the saddle with Aftab. Greetings, ladies and gentlemen. And for the very first episode, we have from Decathlon. He's known as a bike technician there, but he is an amazing rider. For Off the Saddle, episode one, we have Aftab Faridi. Hi, welcome to the show. Thank you so much, Chaitanya. Thank you so much. First of all, it is a pleasure to have you for the very first episode because having someone from a very own community, it blesses our shoot that we have such amazing people around us, and we have this blessing that we are able to recognize them. Ladies and gentlemen, Aftab Faridi, he has a world record for his name. He has covered the whole of India on his bike, and as mentioned earlier, not a lot of people can do this. The very first question of mine would be कि ये जो आइडिया था कि पूरा इंडिया आपने कवर करना है एंड उसको एज अ सेल्फ सपोर्टेड राइड बाइक पे कवर करना है, ये आइडिया कैसे आया? बेसिकली ये आइडिया नॉर्मली एक आइडिया था। एक स्टोर हमारे स्टोर में एक राइडर आए थे, उन्होंने ही किया था पहले तो बस नॉर्मली वो कुछ एक्सेसरीज परचेज करने आए थे। उन्होंने बोला कि मैं साइकिल से पूरा इंडिया कवर कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वेरी गुड। तो मैंने कहा साइकिल से इतना दिन, और वो टीम के साथ कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहां से फिर मेरा स्टार्टअप हुआ कि लोग साइकिल से इतना कुछ डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और मैं तो खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ, तो विल डू। तो वहां से वो आइडिया पिच करा, और फिर मैंने पूरा पैन इंडिया कवर किया। ओके, तो ये तो हुआ आपके प्रोफेशनल बनने के बाद, बट आप इसमें जो प्रोफेशनल जर्नी होती है वो कैसे शुरू हुई? प्रोफेशनल जर्नी 2010 से स्टार्ट होती है। और मतलब हाँ, मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हम कॉर्नवाल देखने गए थे साइकिलिंग गेम्स। तो वहां से फिर देखा कि साइकिलिंग अट्रैक्टिव, फिर जाकर के फैशनेबल, और फिर जाकर के बहुत ही फन है इसके अंदर। तो फिर वहां से स्पोर्ट्स करियर इसको भी प्रोफेशनली लिया। फिर हम नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो फर्स्ट नेशनल पटियाला 2011। सो फिर वहां जा करके हमने कहा कि अब पूरे मतलब अन्य फ्यूचर्स आगे करियर, और फिर जाके इसको सब कुछ इसको ही करना है, सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग को। तो साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो इवन मेजर काफी नोन या फॉलोड स्पोर्ट्स में एटलीस्ट इंडिया में नहीं। तो इसमें क्या हार्डशिप्स एक इंडिविजुअल फेस करता है जब इसमें अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करता है? और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे इन इंडिया में थोड़ा सा वेदर कंडीशन के कारण बहुत सारे प्रोफेशनल साइकिलिस्ट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और एज अ मैं नॉर्मल ऑन एन एवरेज की बात करूं, एज अ फन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेट या फिटनेस पर्पस के लिए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है। तो अभी वर्ल्ड वाइड जो साइकिलिंग में राइज आया है वो कोविड पैंडेमिक में आया है। इससे पहले साइकिलिंग कितना फॉलोड था इंडिया में, क्योंकि अब तो हर दूसरा बंदा साइकिलिंग कर रहा है। इससे पहले क्या सिनेरियो था स्पोर्ट का? अ, ये मैं कह सकता हूँ कि पैंडेमिक के कारण एक साइकिलिस्ट को काफी अच्छा वैल्यू दी जा रही है, लोग समझ रहे हैं। और लोगों को एक्चुअली में पता चल गया कि साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग एक कार्डियो एक्सरसाइज है, और साइकिलिंग एक ऐसी चीज है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और मैं एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट की बात करूं, जहां पे मैं एज अ 18 और 19 की बात करूं, तो उन साइकिलिस्टों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। लाइक अगर आप नेशनल प्लेयर हो या इंटरनेशनल प्लेयर हो, या फिर आपने
कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो लोग उनको जानते तक नहीं थे। तो पैडमिक के बाद लोगों को बहुत अच्छा क्रेज हुआ, लोग मतलब बहुत साइकिलिस्ट बने। मैं हर किसी को साइकिलिस्ट बोलता हूँ, बी नॉट प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, स्टार्टर बिगनर, तो उनको पता चला कि सैडल क्या होती है, देन डिस्टेंस, फिर साइकिल के स्ट्रगल कितना होता है। तो उन सभी साइकिलिस्ट को अब द रिस्पेक्ट मिलने लग गई है। एग्जाम्पल अगर मेरी बात कर लो, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो मतलब पैडमिक के बारे में के बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया कि शेयर सम स्टोरी लाइक हाउ मेनी डिस्टेंस विल कवर, आपने सोचा कैसे, कवर कैसे किया, वो भी अकेले। और हमारे इंडिया की जो आइडल है चोबा दी, सो वी बिकम इंडियन कोच, तो उन वो भी एक ऐसे गांव से आती हैं कि जिन मतलब इंडिया के नक्शे में नहीं है गांव, और आज जो इंडिया की लेजेंड साइकिलिस्टों में से एक है, तो लोग उनसे मिलना पसंद करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो पैडमिक मेरे ख्याल से साइकिलिस्टों के लिए काफी अच्छा रहा। And this one's for the viewers. People, I am conducting this interview, but the story stands ki I was also initially a pandemic cyclist. I had my cycle, but I hardly used to ride it. And approx 1 year down the line, here I am. I am properly into cycling now. That how amazing it is कि हम एक चीज को एज अ हॉबी शुरू करते हैं एंड इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल, योर डे रिवॉल्व्स around this activity, your plannings revolve around this activity. So this I would say that not only for a hobby but also for a sport, a profession, this is a huge rise. And lately we have been seeing that numerous international brands have come up to the Indian market because the way Indian population has been into cycling, the revenue it has generated is huge. Now my question would be कि जितने सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया में आए हैं उन्होंने एक पोटेंशियल मार्केट देखी है, तो आने वाले कुछ टाइम में क्या इंडिया एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है कि साइकिलिंग में और खुद को एज अ स्पोर्ट एंड इंटरनेशनल इवेंट्स खुद को इस्टेब्लिश कर पाए? अब बिल्कुल, मैं बात करूँ 2015 के पीछे की बात करूँ, तो इंडिया को जो जो फर्स्ट कलरफुल साइकिल या रेसिंग बाइसाइकिल को इंट्रोड्यूस करने वाला जो ब्रांड था, 2011 में लॉन्च हुआ था फायरफॉक्स। एंड करेंटली हमारे पास टॉप हाई एंड ब्रांड्स हैं जैसे जायंट, ट्रैक, स्कॉट, पिनार्लो, एसवर, बहुत सारे डीलर्स और बहुत सारे स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। और मैं प्रोफेशनल की बात करूं, हमारी वही फेडरेशन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ओमकार जी ने, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है, इज वेरी हेल्पफुल। और अभी हम वर्ल्ड रैंक नंबर 1 पे हैं, जो इशू है द स्प्रिंटर 200। सो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और मुझे लगता है कि हमारे फेडरेशन में ऐसे बहुत से साइकिलिस्ट हैं जो डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लर्न मोर। देन कोचेस बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, देन फिजिकली, मेंटली, और फिर जगह ट्रेनिंग को लेकर के। और तो ये अभी जूनियर में तो जैसे मतलब जूनियर कैटेगरी में अभी हम बिल्कुल टॉप अप पे हैं। और मैं प्रेयर करता हूँ कि इंडिया मतलब जल्दी ही कॉमनवेल्थ और ओलंपिक टाइम में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, विल डू। और अच्छे प्लेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एवरी डे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये तो जैसे बात रही प्रोफेशनल साइकिलिंग की ऑन एन ओवरऑल बेसिस, जैसे आप माउंटेन बाइक राइड करते हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको रादर देन रोड साइकिलिंग या ट्रैक साइकिलिंग आपको माउंटेन बाइक इन? जतिन इज वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जैसे कि मैं 2010 की बात करूं कि मुझे नॉर्मल साइकिलों का डेफिनेशन नहीं पता था कि साइकिल कितने तरीके की आती हैं। साइकिल माउंटेन साइकिल होती हैं, रोड साइकिल होती हैं, ट्रैक साइकिल होती हैं, देन बीएमएक्स। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है सब। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरे को इस साइकिलिंग में ही प्रोफेशनल ही और आगे चल के कैरियर बनाना है, तो हमें एक अच्छा कोच चाहिए। अभी जो मेरे कोच हैं प्रमोद शर्मा जी, इज वेरी टेक्निकल एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन। तो उन्होंने डिसाइड किया, फिर एक मेजर मैट्रिक होती है कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन टाइम में, एक 90 डेज का वर्कआउट होता है, उससे पता चल जाता है कि आप कैसे राइडर बन सकते हो, या फिर माउंटेन बाइक राइडर, रोड बाइक राइडर्स, या इंडोर बाइक राइडर। फिर उनमें कैटेगरी आती है, या फिर स्प्रिंटर बनना चाहते हो या फिर इंडोरेंस। तो आई लव रोड बाइक्स। मैं कहूँ कि माउंटेन्स हमारे पास है नहीं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा में, या फिर मैं चंडीगढ़ पंजाब की बात करूँ, तो इधर आसपास माउंटेन नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन था रोड करने के लिए। और उसके लिए प्रमोद शर्मा सर ने बहुत हेल्प करी मेरी। और आज भी प्रमोद शर्मा सर दिन पर डे जो ट्रेनिंग करवाते हैं हमारे पास,
30 टू 40 स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास, और मैं भी उन्हीं के पास आज भी जाता हूँ। तो जैसे जब ट्रेनिंग की बात आती है, अब माउंटेन बाइकिंग है, तो माउंटेन बाइकिंग का एक एलिमेंट ये है कि नॉर्दर्न इंडिया में, एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया में, उतना एक ऐसा आपके पास हिली प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जब आप ट्रेन करते हैं तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में है एंड आपको अपने टेक्निकल टर्म्स करने हैं, आपको टेक्निकल क्लाइंब्स प्रैक्टिस करने हैं, डाउनहिल्स प्रैक्टिस करने हैं, स्टेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी क्या लोकेशंस का यूज किया जाता है कि आप दिल्ली के आसपास में आप उसको कर सके? क्योंकि अरावली फॉरेस्ट एक है, तो वहां पे एक तरह से जैसे कहते हैं कि अरावली फॉरेस्ट के जो ट्रेल्स हैं वो माउंटेन बाइकर्स के लिए सेंट्रल इंडिया में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा और ऐसे क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी क्या जगहें हैं जहाँ ट्रेन कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे ट्रेन कर सकता देखो चेतन, इज वेरी गुड कि अब नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ ट्रेल ही नहीं है। दूसरा, अरावली हमारे लिए एक गोल्डन प्लेस की तरह है। बट मैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, और जो मेरे कोच है प्रमोद शर्मा जी, विजिट अरावली एक बार हम गए भी थे वहां पे। सो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो छूटते ही उन्होंने वो भी कह दिया था कि ये सेफ जगह नहीं है। क्योंकि देखिए, स्टेबिलिटी, और फिर जाके जंप, फिर जाकर के टर्निंग और ट्रेनिंग करना, इन सबसे पहले ही जो लाइन आती है आपकी, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। सो मैं अरावली को, अगर मैं प्रोफेशनल के नजरिए से देखूं, मतलब एक कोच के नजरिए से कोई देखेगा, तो वहां पूरा रेड मार्क कर देगा कि यहाँ पे साइकिल चलाने लायक नहीं है। और वहीं मैं दूसरी तरफ देखूं कि एज अ बिगनर फन वे राइड में करना, तो यू कैन डू, और लोग करते भी हैं। मैं भी वीकली या फिर मंथ में एक दो बार चला जाता हूँ राइड करने के लिए। और प्रोफेशनल कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि आप वहां पे जाओ, बिकॉज क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टोन आ जाते हैं। कौन सा टर्न कहाँ पे घुस जाए तो आपके कॉलर बोन, शोल्डर, देन चिन, वो मिस हैपनिंग होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। और जो माउंटेन का जो ट्रैक होता है, प्रॉपर एक कोच के दायरे में रहता है, और पूरा चेक होता है कि कहीं पे स्टोन ना हो, कहीं पे कांच ना पड़ा हो, कहीं पे कुछ ऐसी चीजें ना हो कि राइडर की जो मिस हैपनिंग, जो ब्रेक जल्दी फॉल किया, क्रैश होता है, तो ज्यादा हम ना पहुंचे उसे, चोट ना लगे। क्योंकि एक कॉमन डिवीजन जो मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में डिस्कवर किया कि साइकिलिंग, बी इट इन द पैंडेमिक और बी इट प्रायर टू द पैंडेमिक, प्रोफेशनल वे में साउथ इंडिया साइड में ज्यादा फॉलो करी जाती है एज कंपेयर टू द सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न रीजन्स। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के काफी अच्छे साइकिलिस्ट इंडियन कंटिजेंट में है, अंडमान एंड निकोबार से है। तो ये क्या एक फैक्टर पॉसिबली हो सकता है कि सेंट्रल इंडिया में इतनी जो है इतना पुश नहीं है साइकिलिंग के लिए, इतना क्रेज प्रोफेशनल साइकिलिंग के लिए नहीं? ये काफी अच्छा सवाल है एक्चुअली। जो सेंट्रल इंडिया है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न थिंकिंग के जनरेशन आ गई हैं। जैसे कि मैं बात करूं, उन्हें लैम्बोर्गिनी से प्यार है, पोर्स से प्यार है, या फिर छल्ले वाले गाड़ी ऑडी से, तो हम वो बात करते हैं। और मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्यूट के लिए सिर्फ एक ही चीज मिलती है आपको, साइकिल। अंडमान निकोबार की बात करूं, जो 1500 स्क्वायर में फैला हुआ ही है, तो वो लोग क्या ही यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए वहां पे और अच्छे प्लेयर, जो हमारी फेडरेशन ने नया इवेंट लॉन्च किया था, टैलेंट की खोज, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया से हमें इन दिनों बहुत ही अच्छे प्लेयर मिले फेडरेशन को, और अभी उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सो कहीं ना कहीं क्लाइमेट का असर पड़ता है। अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में पूरा फ्लैट सर्कल है। और 2015 के बाद, पीबीपी, पेरिस ब्रेस पेरिस के बाद, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज आ गया, बहुत ज्यादा साइकिल का क्रेज आ गया। तो ये कह सकता हूँ सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा कम है, पर हाँ, पैंडेमिक के कारण बहुत बढ़ गया, बहुत। और इसी पैंडेमिक को लोगों ने साइकिलिंग में एक और साइकिलिंग को एक बहुत ही नए इनोवेटिव वे में यूज किया, जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब हम साइकोलॉजिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो ये बात दिमाग में आती है कि क्योंकि सेंट्रल इंडिया, स्पेशली दिल्ली, पंजाब, ये रीजन ऐसे हैं कि जैसे अभी सर ने बोला कि गाड़ियों का बहुत शौक है, तो यहाँ पे एक चीज नहीं आई है कि पहले गाड़ियां दिखाई जाती थी, अब यहाँ पे साइकिल्स दिखाई जाती हैं। एंड दिस इज द रीजन कि एज कम्पेयर टू अदर रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आपको सबसे ज्यादा साइकिल्स के बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। रोड बाइक्स के सबसे ज्यादा ब्रांड्स, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से नहीं देख रहे हैं तो आप
आइए, आपको NH8 पे, आपको यूपी के साइड, आपको DND वैशाली वाले हाईवे के साइड आपको टॉप ऑफ द लाइन साइकिल्स देखने को मिल टॉप ऑफ सकती द हैं। लाइन, यस, एंड एग्जैक्टली। टॉप ऑफ द लाइन आपको देखने को मिलेंगी। एंड पर्सनली आप मेरे साथ आइए, मैं आपको NH8 पे लेकर, बहुत सारी साइकिल्स हैं। मतलब कुछ साइकिल्स को देख के आपको ये लगता है कि यार आपके पास ये साइकिल हो, बस वो हो में ही रह जाती है, उसका मिलना बहुत मुश्किल है। मिलना मुश्किल है। Of course, those who have the budget, they can go for it. The aim of this show is to primarily focus around the professional side of cycling and how beginners can get into it. तो सर, अगर कोई इंडिविजुअल है जो काफी यंग एज से ही अपना साइड चूज कर लेता है कि उसको माउंटेन बाइकिंग में जाना है एंड वो नॉर्थ इंडिया से है, तो उसके लिए क्या पॉसिबल कोर्स हो सकता है कि वो आगे उसको परस्यू करे? बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर देखिए, अगर हम एक हॉबी को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करें तो वहां पे दो चीजें ऐड हो जाती है। हॉबी मतलब क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, और पैशन मतलब यही करना है मुझे। सो ये दो डिफरेंट है। अगर आपको यही करना है तो आपको एक अच्छे कोच की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, और एक अच्छे ट्रैक की जरूरत है। अगर आप मान लो कि आपको माउंटेन बाइक करना है और आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली की जो फेडरेशन है, कैट, साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, उनको आप मेल करो। फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए ये ट्रैक है, और आपका जो बॉडी वॉल्यूम है, बॉडी स्ट्रेंथ है, उसको चेक करके आपको इस इवेंट के बारे में बताएंगे कि आप पर्टिकुलर एक्सी के लिए तैयार हो, क्रॉस कंट्री के लिए तैयार हो, या फिर और भी इवेंट, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होती हैं, उनके लिए आप प्रिपरेशन करो। देखिए, साइकिलिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं। तो उन पार्ट्स पे अगर हम जल्दी फोकस करेंगे, एक पर्टिकुलर मुझे उस पार्ट्स का नाम पता चल जाए और मुझे उस पर काम करना है, तो मैं जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अदर देन मैं चारों तरफ घूमने से बेटर है कि मैं एक ट्रैक को पकड़ के लॉन्ग वे में सफर कर सकता हूँ। तो जब इनिशियल ट्रेनिंग की बात आती है, क्योंकि आप ट्रेनिंग शुरू करते ही तो आप किसी भी एक लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तो इस पीरियड में, इस ट्रेनिंग के पीरियड में किसी भी नए साइकिलिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है खुद को मेंटली होल्ड करना और फिजिकली होल्ड करना, एंड उसको कैसे किया जा सकता है? देखो, मेंटली प्रिपरेशन और मेंटली को स्ट्रांग करना, ये सभी गेमों में आता है। एक नॉर्मल, मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ, सभी जगह पे मेंटल प्रेशर आता है एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मोमेंट, कि यार ये नहीं हो रहा है, ये मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, या फिर मैंने इतना कुछ लॉस कर दिया। तो यहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, वो कोई सा भी गेम हो या फिर स्टडी हो या बिजनेस हो। मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आप योगा कर सकते हो, आप मोटिवेशन स्पीकर को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये है। और दूसरी बात कि आपको जल्दी सक्सेस करना है, तो आपको जाहिर सी बात है अपने आप को जलाना होगा, तभी एक टाइम पे आप चमकोगे। आपको मेहनत करना होगा, मतलब औरों से ज्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपका टारगेट नेशनल में रिकॉर्ड बनाना है, या टारगेट है कि आपका एशिया में मेडल लेके आना है, तो उसके बिहाफ पे आपको ट्रेनिंग करना होगा। मतलब वो सेक्रीफाइस करना होगा कि बैड गाड़ी या फिर फिजूल की टाइम इधर उधर वेस्ट ना करके हुए, कि अपना फोकस ट्रेनिंग पे करना होगा। तो वो इम्पोर्टेंट है आपकी। एक बात मैं यहाँ पे फॉर द व्यूअर्स वंस अगेन, आई रेड दिस समवेयर कि the one who's seen winning the top cycling races is often the rider who suffers the most. And I guess this point has been very well clarified, very well stated. Ki how not only in cycling, but say any other thing you pursue professionally, you have to suffer. You have to leave certain things behind to go ahead in what you want to achieve. And this had been more sort of a professional conversation. Now let's push it for more sort of the beginners or the long-term cyclists who are now slowly developing a lifestyle into cycling. एक सर बहुत ही कॉमन चीज जो यहाँ पे देखी गई है कि एक पुश जो आया है साइकिलिंग में, वो ये आया है कि माउंटेन बाइक्स को जो है हाईवेज पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर मैं अपना शेयर करूं तो जो मेरा फर्स्ट 100 था वो माउंटेन बाइक पे ही था। तो आई एग्जैक्टली नो जो लोग एमटीबी राइड करते हैं उनका क्या हाल होता है, जब स्पेशली जब स्पीड चाहिए क्रॉस 25 26 एक अच्छी एवरेज बिल्ड करनी है, तो आई नो व्हाट हैपेंस एक्चुअली। तो सर, ये ये रेस के पीछे क्या कारण हो सकता है कि
इतना ज्यादा पुश आया है, एंड इतना ज्यादा पुश आ गया है कि लोग माउंटेन बाइक को ही हाईवेज पे लेके निकलते मतलब इतना ज्यादा पुश आ गया है। माउंटेन बाइक से एक स्टेप ऊपर की बात करूं तो एक फैट बाइक करके नाम आता है, फैट बाइक, जिसके 4 इंच के टायर होते हैं, मिनिमम 4 से 8 इंच तक होते हैं, और उसमें 6 गियर होते हैं। लोग उससे फ्लाईओवर पे और फिर जाकर उससे 100 किलोमीटर करते हैं। तो बोलते हैं ना कि इसे चढ़ाने में ना थोड़ी मर्दानी सी बात आती है। सो माउंटेन बाइक की मैं बात करूं, क्योंकि देखो हर किसी के घर में और हर किसी के पास स्पेस इशू है, और माउंटेन बाइक एक ऐसी बाइक आती है जो दोनों मल्टीपर्पज के लिए काम कर लेता है। अगर मैं एज अ बिगनर की या फिर पैंडेमिक के बाद जिन्होंने साइकिल को फिर दोबारा से चलाना स्टार्ट किया, सो माउंटेन बाइक इसलिए प्रेफर करते हैं वो लोग कि उसमें कंफर्ट ज्यादा है। दूसरा कि वो दिखने में एक फैंसी बाइक जैसी लगती है कि हाँ, हैंडल बार है, बहुत सारे गियर है, शॉकर भी है, कभी कभी मैं अरावली भी जा सकता हूँ, जीएफआर भी जा सकता हूँ, और मैं डीएनडी पे भी राइड कर सकता हूँ। तो मैं ये कही, इसलिए मेरे को मानना है कि नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है जो सबसे ज्यादा लोग एमटीवी राइड करना पसंद करते हैं। उसका इश्यू सिर्फ एक ही है, स्पेस इशू। नहीं तो 4 साइकिलें कोई भी खरीद ले। अब वो 4 साइकिलें लेंगे तो फिर वो हफ्ते में 7 दिन के भी कंफ्यूज होंगे, आज कौन सी चलानी है, आज कौन सी चलानी है। बोला आज कोई सी मत चलाओ, सो जाओ। तो इसलिए लोग एमटीवी लेते हैं। तो सर जब बात आती है कि आप कोई भी अगर आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं, आप एमटीबी राइड कर रहे हैं, या आप हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, अब there's a certain population, there's a major population जो रोड बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, स्पेशली द स्पीड जंकीज। तो वही है कि फ्लाईओवर पे टॉप ऑफ द लाइन रोड बाइक्स हैं, एंड एमटीबी आपको हर तरह की मिल जाएगी। तो इसमें सर वाइल राइडिंग, वाइल बीइंग न्यू इनटू लॉन्ग डिस्टेंस, क्या चीजें हैं जो एक ऐसा इंडिविजुअल जिन पे ध्यान दे सकता है जो एक फर्स्ट टाइम 100 या 110 अटेम्प्ट कर रहा देखिए, दो तरह के लोग 100 किलोमीटर कवर करते हैं। एक जो जिन्हें फोटो खींचने का शौक है, जिन्हें एक्सप्लोर करने का शौक है, और दिल्ली के जो कॉर्नर है, छोले भटूरे, लस्सी, और फिर जाके कचौड़ी खाने का, तो वो मैं कमेंट करूंगा कि आप एमटीवी पे ज्यादा अच्छा कवर कर सकते हैं। और दूसरे जो राइडर हैं, जो लाइट है, एरोडायनेमिक है, फास्टर है, जिन्हें वूम हवा से प्यार है, तो वो रोड बाइक को कवर करते हैं। सो दोनों ही 100 किलोमीटर कर रहे हैं, दोनों का पर्पस अलग है। एक जो सुबह 4:30 उठ करके 10 o'clock तक पूरी दिल्ली राइड करते हैं, और दूसरे 6 o'clock स्टार्ट होकर के 8 o'clock तक 100 किलोमीटर कवर करके वापस घर में आ जाते हैं। पर इन दोनों के पीछे एक ही मिशन है और एक ही मकसद है, फिट इंडिया। लोग फिट रह रहे हैं, और रियली अप्रिशिएट कि सेंट्रल इंडिया में साइकिलर क्रेज बहुत बढ़ गया है। लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका पंचर हो जाता है, वो अपनी साइकिल रोक कर कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। है। ये, ladies and gentlemen, this has been a very major step that India has been lately seeing. There is so much of help and there's so much of support for cyclists, which we have been seeing. I've personally tried to help as many people who are riding as I can. And I would say that those who say कि politics में लोग divide हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. There is a community for everything. As long as you hold the people around you, you are as strong as ever. So hold yourself, no matter how tough the times are. We are going through a very tough phase right now. Hold yourself, hold the people around you, have a very positive mindset, because this time what can help you are the people around you. So help yourself, help the people around you, and we get back to the conversation. तो सर अभी जो लोग नए हैं, जो लोग अपनी endurance build करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स दें? How can they have a better performance on this cycle? देखो, इंडोरेंस में बहुत सारी चीजें आती है, इसमें कैटेगरी की ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेचिंग आ जाती है, वर्कआउट आ जाता है। इंडोरेंस में बहुत तरह की चीजें आप ऐड ऑन करते हो। मान लीजिए कि आप 100 किलोमीटर कवर कर रहे हो, आप 200 के लिए प्रिपरेशन कैसे करोगे, या फिर उस 100 किलोमीटर की टाइमिंग शॉर्टेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सो डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स हैं कि अगर आपको उसमें है कि आपकी आरपीएम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्रॉस एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना होगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बाइक फिटिंग के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप 100 किलोमीटर प्लस कर लेते हो, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लग जाता है कि यार मैंने हेलमेट गलत पहना था, मेरी बाइक फिट सही से नहीं हुई थी, मैंने साइकिलिंग शूज नहीं वेयर किया था। क्योंकि एक आप लिमिट तक क्या होता है कि मैं बाइक पर डिपेंड करता हूँ, फिर एक लिमिट के बाद आता है कि मुझ पे भी बहुत बात आती है, क्या मेरा हेलमेट
क्या मेरी जर्सी, क्या मेरा शॉर्ट्स, उन सब चीजों पे एक इंडोरेंस करके काम आता है। सो इंडोरेंस की मैं बात करूँ, वो बहुत सारी चीजों का काम करता है, जैसे लंग्स, हार्ट, मसल्स, ये होगी। फिर तीसरे चौथे में आते हैं आपकी बाइक्स, आप क्या फ्यूल्स लेते हो। तो ये इंडोरेंस के पार्ट्स हैं। उसमें डिवाइड एंड रूल्स के हिसाब से बात करूं, उसमें जॉन बाई ट्रेनिंग आती है, जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3, जॉन 5, देन 7 तक आता है, वीओ टू मैक्स आता है, फटीक आती है आपके पास। फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज आती है। तो इंडोरेंस के लिए आपको कंटिन्यू राइड करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन पे ट्रेनिंग करनी होती है। तो वो इंडोरेंस इंडोरेंस मैं बात करूं, आपके लंग्स को इतना बड़ा कर देता है कि आप एक सर्टेन टाइम तक 3 to 5 hours, 8 hours और 12 hours कंटिन्यू राइड कर सकते हो। सर एक कल्चर साइकिलिंग के साथ ही जो है इंडिया में ब्रेवेज का कल्चर अब और ज्यादा स्पीड पकड़ रहा है। ब्रेवेज, फॉर दोज हु डोंट नो, ब्रेवेज आर बेसिकली they are self-supported long distance riding events, and you have certain amount of checkpoints which you have to cover in a certain amount of time. It is not a race, but there is a time limit to finish the total distance, and in future we'll be covering more sort of this, but sticking to the conversation, सर जो लोग ब्रेवेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए किन चीजों पे ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट है? एक फर्स्ट टाइम ब्रेवे राइडर के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? देखो, ब्रेवेस के लिए मैं रियली अप्रिशिएट कि बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। ओडेक्स, रोनाल्डो, बहुत सारी चीजें हैं वो करवा रहे हैं, और मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ और हेड्स ऑफ भी करता हूँ कि जो ब्रेवेड है, यू राइट से कि किसी मेडल के लिए नहीं काम करते, वो चैलेंज ऑन सेल्फ। आप अपनी लिमिट को पुश कर रहे हो, और एक सर्टेन टाइम से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को, कि आपको 12 hours दिए गए हैं, 200 किलोमीटर कवर करना है, और आपको मतलब 24 hours दिया गया है कवर करना है, या फिर आप 400 कवर करना है। सो ब्रेवेड का मतलब ये होता है कि पुश योर लिमिट। सबसे पहले आप अपनी बाइक को चेक करते हो, दूसरा आप ट्रेनिंग किस किस तरह से करते हो, कि ब्रेवेड आप कंटिन्यू राइड कर रहे हो अलोन। आपने सबसे पहले पूछा था कि माइंडसेट, वो मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए। जहां भी 100 किलोमीटर प्लस हो जाता है, तो वहां पे एक टाइम पे बॉडी बहुत अच्छी चलती है, पर माइंड आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वहां पे आपका जो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, सीटिंग पावर्स काफी अच्छी होनी चाहिए, कि जैसे कि मैं 100 किलोमीटर कर रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करता हूँ कि मैं वीक में 100 किलोमीटर कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक मैं 150 करता हूँ, फिर 200 करता हूँ। फिर आपको स्मॉल स्मॉल टिप्स पे मतलब काम करना चाहिए, जैसे कि बाइक पंचर हो गई, ट्यूब कैसे चेंज करना है, इनके सडन पीरियड कुछ हो गया, क्रैम्प आ गया, तो उस वक्त स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। और पूरी एक एक डिस्टेंस कवर करने के लिए आप अकेले होते हो, तो वहां पे आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पंचर हो जाना, क्रैम्प आ जाना, या फिर आपके पास फ्यूल नहीं है, तो उस वक्त क्या करना है। और आपका जो फ्यूल पॉइंट से 50 किलोमीटर आगे आप बीच में हो, पीछे 20 किलोमीटर तक पीछे कोई नहीं है, तो उस टाइम को कैसे कवर करना है। तो वहां पे मेंटली स्ट्रांग काफी होना चाहिए। और 50% तो आपका पेडलिंग है ही, और पेडलिंग में 100% बताता हूँ कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, तो पैडल आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। सो ब्रेवेड आई रियली अप्रिशिएट जो भी लोग करते हैं। मैं ब्रेवेड को मैं बोलता हूँ कि यार आपने कॉमनवेल्थ खेल लिया एक तरह का, क्योंकि आपको अगले दिन फिर दोबारा ऑफिस जाना होता है, फैमिली को देखना होता है, बहुत सारी जो पर्सनल लाइफ में चल रहे चैलेंज उनको कवर करना होता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दिल से खेलते हैं वाकई में। तो सर जितने भी नए लोग हैं और ओवरऑल व्यू पॉइंट साइकिलिंग में, उनके लिए अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे कि वो ग्रो भी कर पाए, मोटिवेटेड भी रहें, एंड एज अ स्पोर्ट एक पुश मिलता रहे? देखो, मैं उन सभी के लिए यही कहूंगा कि जो आज जलेगा कल चमकेगा, और बड़े से बड़े पहाड़ भी घुटने टेकते हैं जिसके हौसले बुलंद हो। सो माइल एक नंबर है, मतलब आपका किलोमीटर क्या है उससे मतलब नहीं करता, एवरेज कितनी आ रही है मतलब नहीं करता। उनके पास होगी 8 लाख की गाड़ी, मेरे पास मेरी 5,000 की माई बाइक ही काफी अच्छी है, उससे मैं कितना फिट रहता हूँ। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, फ्यूल्स के लिए, वो थोड़ा बहुत है, पर कुछ तो है। तो सभी लोग साइकिल चलाओ। साइकिल एक मात्र एक ऐसी जरिया है जो हर किसी को जोड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को डिस्टर्ब बेगौर करे हुए। तो कीप ऑन साइकिलिंग, कीप ऑन स्माइल। So that was an amazing note to end this session. Ladies and gentlemen, this was
a conversation of the saddle with Aftab Faridi. Thank you so much, sir. Thank you for being My on the very pleasure first and all the episode. best. Thank you. Thank you so much, sir. That was a real pleasure having you. My Thank you so pleasure. much. Welcome. So that was Off the Saddle with Aftab Faridi. Stay tuned, ladies and gentlemen. We're going to be coming up with more such content and a lot of other stuff for you people. Until then, take care, stay safe, ride as much as you can, and promote cycling, promote fitness. Until next time, Chaitanya Arora signing off.